नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2022 और आज जो है आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं 100% ओरिजिनल प्रश्न। आप देख लीजिए, एनालिसिस देखने का कितना फायदा होता है, कितना प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं और कितना एक्स्ट्रा फैक्ट से मिले हैं। इससे पहले हमने मैथ के एनालिसिस के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि 11वीं अनुसूची संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कल ही जिक्र किया था इसका, जिससे मैं अपनी तरफ से वीडियो सजेस्ट करता हूं। इसमें जब महिला को आरक्षण दिया गया था इसी जो है संशोधन के द्वारा, तभी तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था और ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और इसमें टोटल 29 विषय शामिल है। ग्राम पंचायत पे सारा मटेरियल पीडीएफ में लिखा है, पीडीएफ दे दिया हूं आपको, और आज जो पीडीएफ दूंगा उसमें भी लिखा रहेगा, तो पीडीएफ जरूर टेलीग्राम से प्राप्त कर लें। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में जो है आरक्षण दिया गया था। साथ ही साथ 9वीं भाग ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, आर्टिकल 40 संबंधित है, आर्टिकल 243 संबंधित है। इसके बाद हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, बलवंत मेहता समिति संबंधित है, अशोक मेहता समिति संबंधित है। शुरुआत कहां से होती है? राजस्थान के नागौर से। कब? 1959 में। तो इतना बात आपको ग्राम पंचायत से याद रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था, महिला आइस हॉकी 2022 प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किए गए थे। इससे पहले जो है फर्स्ट शिफ्ट में पुरुष वाली जो T20 वर्ल्ड कप 2021 पूछा गया था कि कहां हुआ था, तो ये हुआ था आपका यूएई में। यहाँ पे महिला वाला पूछा गया आइस हॉकी, तो ये हुआ था आपका लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। और पुरुष वाला पूछा जाएगा ना तो हिमाचल प्रदेश में होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है आगे वाले शिफ्ट के लिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह और वर्ग है? आज जो आवर्त सारणी पे पूरा वीडियो ही आपको दे चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा जी, आप देख लीजिएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है पहले 7 आवर्त, आज भी 7 आवर्त है लेकिन उसमें भी 7 आवर्त था, लेकिन 9 ही समूह था। लेकिन आज जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोस्ले के द्वारा बनाया गया है, इसमें 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, दोनों में अगर डिफरेंस भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करता मोस्ले महोदय है, मोस्ले। ठीक है, और प्राचीन वाले का मेंडलीव। ठीक है, प्राचीन आवर्त सारणी किस पर आधारित था? तो ये भार पर आधारित था, भार पर, द्रव्यमान पर। और आधुनिक वाला जो आधारित है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ज्ञात तत्व हैं? तो 118 ज्ञात तत्व हैं। ठीक, ये बात भी ध्यान रखना है। और अधातु कितना है? तो 20 है। अधातु कितना है? 20 है। उपधातु कितने हैं? 7 है। तो ये बात भी सब भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। और एक पूछा जाता है कि कृत्रिम रूप से कितना बनाया गया है? तो 24 तत्व को जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। किसी वस्तु की पीएच मान अगर 6 से कम है तो क्या होगा? तो पहले वाले शिफ्ट में पूछा कि 2.2 से कम है तो कितना होगा? तो दोस्तों प्रबल अम्ल होता था। यहाँ पे 6 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम रहता है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो 6 से कम होगा तो 7 से न कम हुआ जी, तो अम्लीय हो गया। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। और 7 ही हो जाए, मान लो जैसे शुद्ध जल का जो है पीएच 7 होता है एग्जैक्ट। अगर शुद्ध पूरा जल जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है तो 7 पीएच होगा, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। और पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन महोदय है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, बार बार जिक्र करता हूं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे के द्वारा उनके लिए आवश्यक भोजन बनाने की क्रिया है जो सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव है। तो ये भी बताया था कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु की बहुलता पाई जाती है। तो यहाँ पूछा गया था कि जो भोजन उत्पाद बनाता है ये प्रकाश संश्लेषण में, तो कौन सा उत्तक जो है पहुंचाता है इसके शरीर के, मतलब पौधे के सभी भागों में? तो फ्लोएम उत्तक का काम ही है खाना पहुंचाना, पोषक तत्व पहुंचाना, तो फ्लोएम उत्तक हो जाएगा। जाइलम का काम क्या है? जल पहुंचाना। फ्लोएम उत्तक हो चाहे जाइलम उत्तक हो, ये 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ पौधा कहां से सांस लेता है? रंध्र से लेता है, इसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो ये बात सभी आपको ध्यान रखना है अगर आने वाले शिफ्ट में आप एग्जाम देने वाले हैं तो। एक प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी? दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसमें तो कोई गलती नहीं किया होगा कि स्वतंत्रता के पहले जो है भारत की अर्थव्यवस्था बहुत लो पर गिरा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा इत्यादि, कुरीति वगैरह जैसे सती प्रथा, ये सब तो पहले समाप्त हो गया, लेकिन और भी प्रथा था, बाल विवाह वगैरह आज भी चलन में है, लेकिन स्वतंत्रता के जो पहले था वो बहुत था। ठीक है, न्यूलैंड जो अष्टक के नियम दिया उसमें कुल कितने तत्व विद्यमान थे? तो उसमें 56 तत्व विद्यमान थे। और उन्होंने क्या कहा है कि 8 तत्वों के बाद में जो है समान गुण धर्म वाले तत्व की रिपीटेशन होता है। तो यही अष्टक का नियम है। कौन दिया है? न्यूलैंडस। कितने तत्व है? 56। चलते हैं आगे। 7वें नंबर पे आकर सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये जो है पहले जो कपिल देव के नाम में था कि कपिल देव ने 7वें नंबर पे आकर सबसे अधिक रन बनाए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आंसर रविंद्र जडेजा जो
है राइट आंसर करके आना था। बात करें कपिल देव ने सबसे पहले इंडिया को विश्व कप दिलाया था 1983 में। फिर इंडिया 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के समय दूसरी बार जो है विश्व कप जीते। T20 वर्ल्ड कप जो है ये भी महेंद्र सिंह धोनी के समय ही जीता गया था। तो अब तक 2 बार वर्ल्ड कप, एक बार T20 जीते हैं इंडिया, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। काफी इजी प्रश्न है, रामदरस मिश्रा को जो है सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब जो है ज्ञानपीठ पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी जो है लिखाई पढ़ाई से संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र में भी है। तो ज्ञानपीठ का जो लेटेस्ट वाला मिला है ना 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मौसा जी को मिला है, मौजे को, दामोदर मौजे को मिला है। और इससे पहले अगर 56वां वाला पूछ दिया जाए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो नीलमणि फुकन को मिला है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था स्पर्श योजना किससे संबंधित है। तो स्पर्श योजना जो है डाक टिकट संग्रह से संबंधित है। एक प्रश्न काफी कॉमन सा देखने को मिला, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। जगन्नाथ मंदिर आपके पुरी उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और 10 रुपए की नोट पे इसी का छाप है, देख लीजिएगा। रथ यात्रा ये भी उड़ीसा में होता है। भित्ति चित्र ये भी उड़ीसा की विशेषता है। गहिर माथा, नंदन कानन, गोटीपुआ नृत्य ये सभी उड़ीसा से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वर्ष 2011 के अनुसार इनसे सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी। 4 ऑप्शन दिया गया था, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है ये हिंदी है। दूसरा स्थान आता है बंगाली का और तीसरा स्थान आता है मराठी का। अचंभा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे यही बात है कि तीसरा स्थान पे मराठी ही है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं होता आपके जगह, तो मैं तो तमिल मार के आता कि तमिल जो है कम बोला जाता है इस चारों में से, ठीक है। क्योंकि तेलुगु जो है 2 स्टेट में बोला जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, और तमिल तो खाली तमिलनाडु में बोला जाता है, इसलिए मैं तमिल को ही मार के आता था। एक प्रश्न पूछा गया था कि गिरनार नदी जो है किसकी सहायक नदी है। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला है। तो गिरनार नदी जो है ये सहायक नदी है ताप्ती नदी का। गिरनार नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो ताप्ती नदी है ना, ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलता है और ये सतपुरा रेंज की नदी है। और ये कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। और इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो सूरत शहर स्थित है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। काकरा पारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है, ये बात भी ध्यान रखना है। काकरा पारा परियोजना। तो बहुत सारे चीज याद आता है तो मैं मौखिक रूप से ही बता देता हूं। इतना चीज लिखना संभव नहीं होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में एनालिसिस बताना होता है। और साथ ही साथ जो है और भी काम थोड़ी है मुझे आज। 2015 का स्टॉकहोम पुरस्कार किसे दिया गया, इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो राजेंद्र सिंह को। और ये आप याद कीजिएगा, 21 जून में जिस दिन एग्जाम नहीं था, 21 अगस्त माफ कीजिएगा, 21 अगस्त जिस दिन एग्जाम नहीं था, मैंने पहला बार जो है अपने तरफ से वीडियो सजेस्ट किया था। उसके जो है आपको थंबनेल पे ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा, देख लीजिएगा। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। वर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। ये वर्ड है, मतलब वर्ड होता है ना, वर्ड चिड़िया मैन ऑफ इंडिया जो है सलीम अली को कहा जाता है। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि मंगलयान का चित्र कितने रुपए के नोट पे है। भैया सभी वाकिफ हैं, 2000 रुपए के नोट पे मंगलयान का चित्र है। मंगलयान जो है लॉन्च हुआ था 2013 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसरो के द्वारा। कोणार्क के जो मंदिर है इसका छाप है आपको 10 रुपए के नोट पे। रानी की बाव जो है ये 100 रुपए की नोट पे अंकित है। हम्पी का खंडहर जो कर्नाटक में है ये 50 रुपए की नोट पे अंकित है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था। जब कल आपको ये कौन थे, ये बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की बात कर रहे थे हम, तभी मैंने इसका भी जिक्र किया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण संबंधित बना था और इसी पे जो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत सारे फायदे होते हैं एनालिसिस देखने का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होता है। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपोर्टेंट कर लीजिएगा प्रोजेक्ट टाइगर। और बाघ मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को जानते ही हैं। साथ ही साथ T-2 पुरस्कार किसे दिया गया है, सतमंगलम टाइगर रिजर्व को। सतमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में है। T-2 पुरस्कार उसको दिया जाता है जो अभयारण्य 1 साल के अंदर टाइगर की संख्या दुगुना कर देता है, उसे दिया जाता है। असम में पूछा गया था कि असम में कौन सा त्योहार 7 दिनों का मनाया जाता है। तो रंगली बिहू जो है, ये बिहू कई प्रकार का होता है, काटी बिहू होता है, रंगली बिहू होता है। तो रंगली बिहू जो है 7 दिन तक मनाया जाता है। साथ ही साथ असम में जो है अंबुबाची मेला, सतरिया नृत्य, ये सब भी असम से संबंधित है। साथ ही साथ माजुली द्वीप ये भी असम से संबंधित है। एक प्रश्न यहाँ पे जो न्यूमेरिकल का है मैं लास्ट में रखा हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको न्यूमेरिकल पे एक अच्छा वीडियो बना के दिया था, ताकि आपको अच्छे से दर्पण की न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। जिन्होंने भी देखा होगा कोई गलती नहीं करेगा इसमें, ठीक है। एक प्रश्न लेकिन इससे पहले आया था कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। अगर इसमें n की वैल्यू 5 दे दिया था तो बनने वाला तत्व क्या होगा, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 रख देंगे ना तो C5 हो जाएगा और 5 दूना का 10 और 2 12 हो जाएगा, H12। तो इसे पेंटेन बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले ब्यूटेन होता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है और फोकस, यदि वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। कल ही ने बताया था इस प्रकार का अवतल दर्पण है। यहाँ पे फोकस दूरी इसका बाएं साइड होता है, मतलब फोकस दूरी निगेटिव लेना है।
ठीक है। अब वास्तविक का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, तो वास्तविक बनेगा ना, तो आपको जो है क्या या प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी तो हमेशा निगेटिव ही होता है और भी निगेटिव लेना है, ठीक है। वस्तु की दूरी जो होता है u हमेशा निगेटिव, चाहे उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो। अवतल दर्पण में v का मान केस पे डिपेंड करता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो आपको निगेटिव लेना है, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता तो पॉजिटिव लेता है। यहाँ पे कैसा बन रहा है, वास्तविक, तो निगेटिव लेंगे। और f का मान f होता है अवतल दर्पण में किधर, बाएं तरफ। अब बाएं तरफ जो भी होगा निगेटिव होगा, तो f भी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो 1/30 माइनस में लिख लेता हूँ, बराबर क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही होता है ना, ये आपका यही होता है ना भैया, यही होता है। तो आपको क्या निकालना है, 1/v निकालना, तो v भी आपको माइनस में निकालना पड़ेगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, x मान लेते हैं, और u का मान भी माइनस में आएगा, जो प्लस होता है बीच में। अब u कितना है आपका, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1/20, और ये भी माइनस में है। अब यहाँ पे एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/30 बराबर माइनस के 1/x बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 1/20, माइनस कॉमन ले लेंगे, इधर उड़ा देंगे, तो इधर क्या बचेगा 1/30 बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/x प्लस 1/20 बच जाएगा। 1/30 में से 1/20 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1/20 में से 1/30 घटाना पड़ेगा। इस प्रकार का थोड़ा डाटा जो है ये मतलब ये मिला के नहीं दिया गया, मैं अपनी तरफ से डाटा रखा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन प्रश्न यही आया था, अवतल दर्पण में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 होता, 1/10 में से 1/20 घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो मैंने बताया हूँ कि u हमेशा निगेटिव, v का मान अवतल दर्पण में डिपेंड करेगा, वास्तविक है तो निगेटिव, काल्पनिक है तो पॉजिटिव, और f का मान अवतल दर्पण में हमेशा निगेटिव। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, समानांतर क्रम में 10 ओम 15 ओम के दो प्रतिरोध लगे हैं, 6 एम्पियर की धारा बह रही थी, तो वोल्टेज पूछ रहा था, वोल्ट था, तो ओम का नियम क्या होता है, v बराबर आर आई, आर आई या आई आर बोलिए। इससे पहले आपको जो है टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। कैसा क्रम है, समानांतर क्रम, क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा, 10-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5/30 मतलब 1/6। आर का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, आर का वैल्यू 6 आ गया। तो आर बराबर कितना, आर आई बराबर v होता है, तो v का मान ही आपको निकालना है, और 6 इधर से निकल गया, एम्पियर 6 है, तो 36 वोल्ट जो है परिपथ में वोल्टता रहेगी। आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि लाइक कर दिया जाए, है ना। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो एनालिसिस के साथ। जय हिंद।